दोस्तों, हमारी ये कहानी हमें परेश ने भेजी है। तो आगे की कहानी मैं आप लोगों को इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। ये घटना जब हुई उस समय मेरी उम्र 9 साल की थी और ये घटना 1999 की है। उस समय मैं, मेरे पिताजी, मेरी मासी और मेरी माताजी, हम 4 लोग मिलकर हमारे गांव के रास्ते में पड़ने वाली एक जगह थी, वहाँ जा रहे थे। दरअसल वहाँ किसी दूर के रिश्तेदार की कोई शादी थी, उसी में हम सभी लोग जा रहे थे। रात के कुछ 11:30 बज चुके थे और अब भी रास्ते में 100 किलोमीटर जितना बाकी था हमें पार करने के लिए। तभी मेरी मासी की तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। मासी कहने लगी कि गाड़ी को कहीं रोक दो कुछ समय के लिए, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उन्हें कुछ वॉमिट जैसा हो रहा था। हालांकि उनकी बात सुनकर एक जगह पर गाड़ी को रोक दिया गया। उसके बाद मासी गाड़ी से नीचे उतरी। उन्होंने 1 से 2 बार वॉमिट भी की, फिर भी उनकी तबीयत ठीक ही नहीं लग रही थी उन्हें। अब कुछ और रास्ता पार करने के बाद उन्होंने मेरी माताजी से कहा कि आज रात कहीं रुक जाते हैं, वैसे भी शादी तो कल की है ना, हम यहीं कहीं रुक जाते हैं, मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। जिस पर मेरी माताजी मेरे पिताजी से कहने लगी और दोनों ही उनकी बात को मान लिए। उसके बाद वो लोग होटल ढूंढने लगे, लेकिन रास्ते में कहीं होटल अच्छा दिख ही नहीं रहा था। उस समय भारत में डेवलपमेंट भी कम था, तो नेशनल हाईवेज़ पे होटल्स वगैरह भी काफ़ी कम देखने को मिलती थी। एक जगह पर एक होटल दिखाई दिया। जब वहाँ पर जाकर हम लोगों ने गाड़ी को रुकाया तो वो होटल बाहर से ठीक था, लेकिन अंदर से मानो एकदम खंडर जैसा कि ऐसा लग रहा था कि किसी पुराने कब्रिस्तान में आ गए हों। अंदर जाने के बाद रिसेप्शन पे कोई नहीं था। मेरे पिताजी वहीं रिसेप्शन पर खड़े होकर चिल्लाने लगे, अरे कोई है क्या यहाँ पर? कोई हमें रूम वगैरह देगा कि नहीं? इसके बाद उसी रिसेप्शन के टेबल के पीछे से एक आदमी अपनी आंखें मलता हुआ उठ खड़ा हुआ। पिताजी को देखकर बोला, हाँ बोलिए मालिक, यहाँ वैसे भी ज़्यादा कोई आता नहीं है रुकने, तो हम लोग रात में सो ही जाते हैं। एक बात अजीब ये भी थी कि उस होटल की पार्किंग एरिया में सिर्फ हमारी एक गाड़ी पार्क थी, जिससे ये बात तो उस समय समझ में आ गई थी कि इस होटल में हमारे अलावा और शायद कोई नहीं रुका है। इसके बाद पिताजी ने उससे रूम मांगा। उसने कहा कि कितने कमरे चाहिए? पिताजी कहने लगे एक ही कमरा मिल जाए तो भी चलेगा। उसके बाद पिताजी ने कमरा लिया। उसने कमरा हम लोगों को 3रे फ्लोर पर दिया था। वो होटल ही 3rd फ्लोर तक का ही था। पिताजी कहने लगे, क्यों 1st और 2nd फ्लोर पर कमरा नहीं है? वो कहने लगा कि 1st और 2nd फ्लोर पर जो कमरे हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। आप लोग 4 लोग हो, इसीलिए मैं आप लोगों को बड़ा कमरा दे रहा हूँ। ये बोलकर मानो वो फिर से वहीं लेट गया। मैं, पिताजी, हम सभी लोग ऊपर चले गए। कमरे में घुसते साथ मेरी मम्मी मेरे पिताजी से कहने लगी कि कमरा थोड़ा सा भारी लग रहा है, पता नहीं मुझे यहाँ पर कुछ महसूस हो रहा है। मेरी मम्मी पिताजी से ये सब बात कर ही रही थी कि अचानक से उस रूम की खिड़की में से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे मानो किसी ने छोटे छोटे कंकर उस रूम की खिड़की पर मारे हो। मम्मी तुरंत उस रूम की खिड़की के पास गई। जाकर देखा तो वहाँ उन्हें कोई दिखाई भी नहीं दिया। रास्ता भी बिल्कुल सुनसान था और हमें जो विंडो फेसिंग मिली थी वो होटल के बैक साइड की थी। वहाँ जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ तक बस अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। और मेरी मम्मी ये कह रही थी कि यहाँ पर अंधेरा तो ठीक है, लेकिन पता नहीं अजीब सी मनहूसियत भी महसूस हो रही है। इसके बाद वो कमरे में मौजूद सभी लोगों से कहने लगी, कुछ भी हो जाए रात में कोई भी खिड़की मत खोलना, और अब सभी लोग जल्दी जल्दी से अपने अपने बिस्तर पर सो जाओ, सुबह उठते साथ हम यहाँ से निकल चलेंगे। मासी की तबीयत ख़राब थी तो इसीलिए मासी और मेरी मम्मी ये दोनों ही बेड पर सो गए और फिर नीचे के बेड पर मैं और मेरे पिताजी सो गए। लगभग रात के 2 बजे के आसपास मेरी मम्मी को मैंने देखा कि मेरी मम्मी बेड पर खड़ी है। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अब भी नींद में हूँ। मैंने अपनी आँखों को मसला और दोबारा देखा तो पाया कि मेरी मम्मी सच में बेड पर खड़ी हुई थी। मैं वहीं पर उठकर बैठा
और मम्मी को चिल्लाने लगा, मम्मी क्या हुआ, तुम ऐसे खड़े क्यों हो, सो रहे क्यों नहीं हो? लेकिन मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी ये बात कर ही रहा था कि अचानक मैंने देखा जो मेरी मासी मम्मी के बाजू में सोई हुई थी वो एकदम से पता नहीं कैसे डरावनी लग रही थी, जैसा कि मानो उसके चेहरे पर किसी ने बड़े बड़े पत्थरों से मारकर चेहरे को कुचल दिया हो। यही नहीं, मासी की आंखें भी अजीब सी बड़ी और लाल दिखाई दे रही थी। मैं तो मासी का चेहरा देखकर डर गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर मेरे पापा को जगा दिया। जैसे ही पापा उठे और लाइट ऑन किया तो हमने देखा कि मासी और मम्मी ये दोनों ही गहरी नींद में सो रही थी। मेरे पापा मुझे चिल्लाने लगे, तूने कोई सपना देखा होगा, सो जा। ज़बरदस्ती मुझे भी नींद से उठाया। मैं वैसे ही गाड़ी चला चला कर इतना ज़्यादा थक चुका हूँ। परेश, तुझे बिल्कुल अक्ल नहीं है। पिताजी ने इतना कहा और फिर वो मेरे बाजू में ही चुपचाप सो गए। लगभग 1 घंटे के बाद ऐसा लगा कि मेरे पैर पर कोई खड़ा है। बहुत वज़न जैसी चीज़ मुझे लग रही थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था और तुरंत ही मेरी आंखें खुल गई। जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरे पैर पर एक काला साया जैसा कुछ दिखाई दे रहा है और वो खड़ा है। उसका शरीर काफ़ी ज़्यादा भारी था। इसी के बाद मैंने ये देखा कि मेरी मासी और मेरी मम्मी जिस बेड पर सोए हुए थे वो बेड हवा में उड़ रहा था, यानी कि ज़मीन से 2 या 4 फीट ऊपर था। इस बार देखकर तो मानो मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज़ सुनते ही मेरे पिताजी तुरंत उठे और उठकर मुझसे कहने लगे, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? मैंने पिताजी को वो काले साए की तरफ इशारा किया, लेकिन पिताजी उस साए को नहीं देखते हुए उस बेड को देखने लगे जो अब भी हवा में उड़ रहा था। ये देखने के बाद तो मानो मेरे पिताजी के माथे से पसीना आना शुरू हो गया। वो ज़ोर से मेरी मम्मी को आवाज़ लगाए। मेरी मम्मी और मासी तो गहरी नींद में थी, लेकिन वो लोग उठे ही नहीं। मानो ऐसा लग रहा था कि शायद वो लोग उस दिन नशा करके सोए हों। वैसे तो मेरी मम्मी हल्की सी आवाज़ पर भी उठ जाती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं उन्हें क्या हुआ था कि वो नींद से उठ ही नहीं रही थी। मेरे पिताजी ने मुझे खुद से गले लगा लिया और एक दीवार से चिपक कर खड़े हो गए। इसके बाद हम लोगों ने देखा वो जो पलंग था वो एक ज़ोर की आवाज़ के साथ नीचे ज़मीन पर गिरा। जैसे ही वो गिरा वैसे ही मेरी मम्मी और मासी की आंख खुल गई और वो उठ के मानो ऐसा बिहेव करने लगे जैसा कि अभी अभी वो लोग बेहोशी से उठे हों। मेरे पिताजी ने उनको देखा और देखते हुए सिर्फ चुप रहने का इशारा किया। मेरे पिताजी की बात वो लोग समझ गए और पिताजी ने उस होटल के रूम के दरवाजे की ओर इशारा किया, जिसका मतलब ये था कि इस होटल के कमरे से हमें निकलना है। मैं, मेरे पिताजी, मेरी मम्मी और मासी, हम चारों ही लोग उस दरवाजे तक धीरे धीरे गए। दरवाज़ा जैसे ही खोला वैसे ही हम देखकर चौंक गए। सामने वही रिसेप्शन पर सोया हुआ लड़का खड़ा था। कहने लगा, आप लोग क्यों इतना चिल्ला रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? मेरे पिताजी ने उसे ज़ोर से धक्का दिया। वो दूर पीछे जाकर गिरा और फिर हम चारों ही वहाँ से तेज़ गति से भागते हुए हमारी कार तक पहुँचे। कार में बैठने के बाद हम लोगों ने देखा कि कार चालू ही नहीं हो रही थी। सभी लोग कार की टेंशन में थे, लेकिन मेरी मासी अब भी उसी कमरे की खिड़की की ओर अपनी नज़रें गड़ाई हुई थी। मेरी मासी बाद में ये बात बताई कि जब वो कमरे की खिड़की पर देख रही थी तो ऐसा लगा कि कमरे के अंदर कोई टहल रहा है, एक जगह से दूसरी जगह बार बार घूम रहा है और उसे देखकर ये समझ में आ रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। मेरे पिताजी ने फिर भगवान का नाम लिया और गाड़ी शुरू हो गई। जैसे ही गाड़ी शुरू हुई हम वहाँ से गाड़ी भगाते हुए निकले और फिर सीधा उसी जगह पर जाकर रुके जहाँ हमें जाना था। तो दोस्तों, ये थी परेश की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी जो अगली कहानी है ये हमें नीतू ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात है 2002 की। उस समय मेरी उम्र 13 साल की थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिताजी कहने लगे
कि अब ये हम एक नया घर बनवाएंगे। तो हमारी जो ज़मीन थी वो हमारी खेत को लगकर भी थी। पिताजी कहने लगे, यहाँ से रोज़ आना, इतना दूर जाना पड़ता है खेत के लिए, तो क्यों ना खेत के ही नज़दीक में घर बना ली जाए। और वहाँ पर हमारी ज़मीन भी थी। मेरी मम्मी कहने लगी कि बहुत अच्छा आइडिया है, वहीं घर बना लेते हैं। लगभग 9 से 10 महीने लगे घर बनने में, और हमारा घर कुछ ऐसा बना कि ग्राउंड फ्लोर पर एक कमरा था एंड फर्स्ट फ्लोर पर 2 कमरे थे। मेरे माता पिता नीचे सोया करते थे। एक कमरे में मैं, दूसरे कमरे में मेरे 2 भाई सोया करते थे। एक भाई मुझसे बड़ा था, एक भाई मुझसे छोटा था। मुझे अच्छे से याद है वो रात जब हम लोग घर के अंदर चले गए। मेरी मम्मी मना कर रही थी कि अभी तक गृह प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन पिताजी कहने लगे कि अरे कल हो ही जाएगा, आज एक रात की तो बात है। इसके बाद हम सभी लोग वहीं चले गए सोने के लिए। रात हुई तब मैंने छत पर से कुछ आवाज़ें सुनी। आवाज़ ऐसी थी जैसा कि कोई बच्चा खेल रहा है। कभी उस बच्चे को कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा था, वैसी आवाज़ आती थी। तो कभी ऐसा लगता था कि बच्चा जिससे मार खा रहा है उससे बचने के लिए इधर से उधर एक जगह पर भाग रहा है। मैं धीरे से उठी और उठकर अपने भाई के कमरे में गई। मैंने भाई को नींद से जगाया। जब मेरा भाई नींद से उठा तो वो बहुत ध्यान से सुनने के बाद भी मुझसे कहने लगा, तू पागल हो गई है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है, जाकर सो जा। मैं अपने कमरे में आई और आकर सो गई। ऐसे ही 2-3 दिन चलता रहा। अगले दिन जबकि गृह प्रवेश हो भी गया था, लेकिन फिर भी वो आवाज़ों का आना बंद ही नहीं हो रहा था। फिर लगभग 2-4 दिन के बाद मेरे दादा दादी आए हमारे ही घर में कुछ दिन रुकने के लिए। तो उन्होंने मेरे कमरे में रुकना ठीक समझा। जब वो लोग उस कमरे में सोए तो रात के करीब 3 बजे के आसपास मेरे दादा की आँख खुली। मेरे दादा जब नींद से उठे तो उन्होंने भी वही आवाज़ें सुनी। उठकर वो एकदम दंग रह गए। उन्होंने दादी को उठाया, लेकिन बच्चों में से किसी को नहीं उठाया। वो जानते थे कि सभी लोग डर जाएंगे। मेरे दादा उसी समय तुरंत, उनके पास कुछ विभूति थी, वो उठाकर सभी लोगों के माथे पर लगाकर चले गए। और अगले दिन पिताजी से कहने लगे कि मंदिर की जो स्थापना घर में करना है वो अब टेरेस पे करना। पिताजी कहने लगे कि एक मंदिर के लिए तो अलग से कमरा है, लेकिन दादाजी कहने लगे वो भले ठीक है, लेकिन ऊपर भी मंदिर बननी चाहिए। पिताजी दादाजी के आगे कुछ बोल नहीं सकते थे, इसीलिए उन्हें वही करना पड़ा जो दादाजी चाहते थे। वो दिन के बाद से वो आवाज़ों का आना मानो एकदम से गायब हो गया। इसके बाद में दादाजी ने हम सभी लोगों को वो सारी बात बताई और कहने लगे कि अब तुम लोगों को इन सब चीज़ों से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो जो कुछ भी था या जैसा भी था, अब वो जा चुका है। अब वो तुम्हें कभी भी दोबारा परेशान नहीं करेगा। दादाजी की ये बात जब मैंने सुनी तो कहीं मेरा मन संतुष्ट हुआ, क्योंकि वो आवाज़ें मैंने भी सुनी थी। और सच कहूँ दोस्तों, तो मैं तो रोज़ रात में वो आवाज़ें सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर कर सोती थी। तो दोस्तों, ये थी नीतू जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें रवि ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रवि है। मैं वैसे तो साउथ इंडिया का रहने वाला हूँ, और ये जो घटना आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये लगभग आज से 10 साल के आसपास पुरानी होगी। उस समय मैं एक होटल में काम किया करता था। मेरी ज़िंदगी में आगे मेरे साथ क्या होने वाला था मैं ये नहीं जानता था। एक दिन मेरे दोस्त का मुझे कॉल आया। वो कहने लगा, यार रवि, बहुत टाइम हो गया, हम मिले नहीं, चलना कहीं मिलते हैं, कहीं घूमते हैं। मैंने उससे कहा, यार घूमना तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, मिलने के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ। वो लोगों ने मिलने के लिए सैटरडे का दिन चुना। मैं आप लोगों को बता दूँ, जिस होटल में मैं काम करता था वहाँ पर मेरी शिफ्ट शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक की थी, और इसी वजह से सब कुछ बंद करने के बाद घर पे पहुँचने में मुझे रात के 2 अक्सर बज जाया करते थे। उस दिन भी मैं जानता था कि जिस दिन मुझे मेरे दोस्तों से मिलना है वो दिन भी समय काफ़ी हो चुका होगा। मेरे दोस्तों से जब मैंने पूछा, उन लोगों ने कहा, कोई बात नहीं रवि, हम लोग रात के 12 बजे मिलेंगे।
मैंने कहा यार जिस जगह तुम लोग मुझे बुला रहे हो मिलने के लिए उस जगह पर पहुंचने में मुझे आधा पौना घंटा जाएगा। वो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, तू आ जा। सैटरडे नाइट को बुलाया था और संडे को कई बार ऐसा होता था कि मुझे काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होने की वजह से ज़्यादा समय देना पड़ता था। उन लोगों को मैं मना नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने हाँ बोल दिया। वो सभी लोगों को संडे के ही दिन छुट्टी होती थी, लेकिन संडे तो मेरे ऊपर ज़्यादा काम होता था। सैटरडे नाइट को लगभग 12:30 पौने 1 बजे के आसपास मुझे लेट हो गया था, इसीलिए उसी टाइम पे मैं अपनी होटल से निकला और बाहर निकलने के बाद मुझे एक रिक्शा वाला दिखा। मैंने उससे उस जगह पर जाने के लिए कहा। उसने कहा कि आधे रास्ते तक छोड़ दूंगा, उसके आगे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर वहाँ से मुझे खाली आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे जहाँ तक समझ में आया कुछ 30 किलोमीटर जितना दूर होगा वो। उसके बाद उसने मुझे कुछ 20 किलोमीटर के आसपास छोड़ दिया। मैंने कहा अरे भाई, यहाँ बीच रास्ते पे तू छोड़ रहा है, मैं यहाँ से जाऊँगा कैसे? वो कहने लगा कि कोई दूसरी रिक्शा कर लो, मैं अगर इतना अंदर तक जाऊँगा तो मुझे वापस आने बहुत भारी पड़ेगा। मैं वहाँ से उतर के वहीं खड़ा रहा, इंतज़ार करने लगा, लेकिन मुझे कोई सवारी नहीं मिली। फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल लगाया, कहने लगा मैं इस जगह पर खड़ा हूँ, मुझे लेने आ जा। मेरा एक दोस्त था, वो मुझे लेने के लिए आ गया। उसके बाद मैं उसके साथ बाइक पर बैठकर निकल पड़ा। लगभग 5-7 किलोमीटर चलने के बाद वो कहने लगा रवि तुझे एक बात बताऊँ। मैंने कहा क्या बात है? वो कहने लगा जिस जगह पर हम मिलते हैं तुझे पता है उसे सुसाइड पॉइंट कहा जाता है। मैंने कहा सुसाइड पॉइंट क्यों? वो कहने लगा कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मर कर अपनी जान दे दी है। मैंने उससे कहा तो फिर तुम लोगों ने वो जगह क्यों चुनी मिलने के लिए? वो कहने लगा अरे यार क्या बताओ, ये अक्षत है ना, ज़िद करने लगा कि मिलेंगे तो वहीं मिलेंगे। वैसे भी उसे पैरानॉर्मल चीज़ों को महसूस करना या उनका एक्सपीरियंस करना उसे पसंद है। अब उससे कौन ज़िद करता, तो इसीलिए बाकी दोस्तों ने भी हाँ बोल दिए। मैंने कहा तो अभी वहाँ कौन कौन है? उसने कहा अक्षत के साथ और भी 2 दोस्त हैं हमारे। धीरे धीरे हम लोग वहाँ पर आखिर पहुँच ही गए। वहाँ उतरने के बाद मैं सबसे मिला और फिर हम लोगों ने थोड़ी दारू पी। दारू पीने के बाद मैं अक्षत से कहने लगा सुसाइड पॉइंट मिला था तुझे मिलने के लिए? वो हंसने लगा, कहने लगा यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी रहता हूँ, सोचा कि अगर परेशानी दूर नहीं होगी तो दोस्तों से मिलकर यहीं पर आत्महत्या कर दूंगा। ये बोलकर वो हंसने लगा और सभी लोग हंसने लगे। ये बात कहे हुए उसे सिर्फ 2 ही मिनट हुआ था कि अब उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि मानो कोई उसके कंधे पर बैठा हुआ है और ज़ोर से उसका गला दबा रहा है। वो अचानक से चिल्ला उठा और हम लोगों से कहने लगा यार किसी ने मेरा गला पकड़ा है, मुझे छुड़ाओ। लेकिन हमें तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। हम लोग चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। बाकी सब दोस्तों ने उसे वैसे ही उठाने की कोशिश की, लेकिन वो उस समय इतना ज़्यादा भारी लग रहा था मानो वो हिलने तक का नाम नहीं ले रहा था। तभी मेरा एक दोस्त जो कि बाइक पर मुझे लेने आया था, वो कहीं समझ चुका था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसने सभी लोगों से कहा कि ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम लो। सभी लोग यही करने लगे और एकदम से वो नॉर्मल हो गया। उसे उठाकर हम लोग भागते हुए हमारी बाइक पर लेकर आए और वहाँ से निकल गए। हमारी जो शराब की बॉटल्स थी और सिगरेट्स के पैकेट थे वो सब वहीं छोड़ दिए। फिर मैंने मेरे दोस्त से कहा यार ये क्या था? वो कहने लगा कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की है, इसीलिए काफ़ी सारे लोगों की आत्माएं वहाँ पर भटकती है। मैं जानता था कि ऐसा अगर कभी कुछ होगा तो इस समय सिर्फ एक भगवान का ही सहारा था हमें। मैंने वैसे ही किया। बस उसके बाद उस जगह पर जाना सभी लोगों ने बिल्कुल से छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी रवि जी की एक छोटी सी आप बीती। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी जो अगली कहानी है ये एक ऐसे लड़के की है जिसे एक ऐसी अनोखी चीज़ मिली। उसे पाने के बाद वो जो कुछ भी बोलता वो सच हो जाता। ये बात है गिकरा नाम के गांव की और अजय उस ही गांव में रहा करता था। उस गांव में तकरीबन 100 साल पहले का कब्रिस्तान हुआ करता था और उस कब्रिस्तान के आसपास बहुत मौतें भी हुई थी।
उस कब्रिस्तान को इसी वजह से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। एक दिन अजय अपने दोस्तों के साथ उसी कब्रिस्तान के पास खेलने गया। अजय खेल ही रहा था कि तभी उसे ज़ोर से बाथरूम आई। तो अजय ने अपने दोस्तों से कहा, यार तुम लोग खेलो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ऐसा कह के अजय टॉयलेट करने के लिए चला गया। जब अजय टॉयलेट कर ही रहा था तभी उसे किसी की आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई कह रहा हो, जो चाहो वो सब मिलेगा। लेकिन अजय ने उस पर ध्यान नहीं दिया और टॉयलेट करके वापस आने लगा। अजय जब वापस आ रहा था तभी उसके सामने एक लॉकेट हवा में से पता नहीं कैसे नीचे आया। ऐसा लगा कि किसी ने ऊपर से फेंका हो। अजय ने उस लॉकेट को देखा और बोला, अरे लॉकेट ऊपर से नीचे कैसे आया? किसने गिराया होगा? उसने ऊपर देखा लेकिन ऊपर तो कुछ नहीं था। फिर अजय ने उस लॉकेट को उठाया और देखने लगा। वो लॉकेट देखने में तो बहुत पुराना लग रहा था क्योंकि उस लॉकेट पे अजीब सी कुछ लैंग्वेज में भी लिखा हुआ था। अजय को तो समझ नहीं आया कि उस लॉकेट पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो उस लॉकेट को अच्छा मानने लगा और ऐसा लगा कि ये लॉकेट अच्छा है तो इसे रख लेता हूँ। तो अजय ने बिना कुछ सोचे समझे वो लॉकेट को अपने गले में पहन लिया। जैसे ही अजय ने उस लॉकेट को पहना तो एक आवाज़ आई और वो आवाज़ मानो कह रही थी, अब तुम जो चाहोगे वो सब सच में हो जाएगा। अजय वो आवाज़ सुन के थोड़ा सा डर गया। फिर अजय ने उस आवाज़ से पूछा कि तुम कौन हो, मेरे सामने आओ ना। लेकिन उस आवाज़ का कोई जवाब नहीं आया। फिर अजय अपने दोस्तों के पास चला गया, लेकिन उसने मन में सोच लिया था कि वो इस लॉकेट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। शाम के लगभग 5 बजे तक अजय अपने दोस्तों के साथ उस कब्रिस्तान के पास खेलता रहा। फिर अजय ने अपने दोस्तों से कहा, चलो यार शाम के 5 बज गए, आज अगर घर जाने लेट हो गया ना तो माता पिता बहुत चिल्लाएंगे और वो लोग बहुत गुस्सा भी करेंगे। फिर अजय और उसके सभी दोस्त अपने अपने घर को चले गए। अजय घर जाते समय मन में सोच रहा था कि आज उसके पिताजी रात में उसे खेत की रखवाली करने ना भेजे तो अच्छा है। अजय बस ये बात मन में सोच ही रहा था और ये सोचने लगा कि कोई ना कोई बहाना बना देता हूँ कि कैसे वो आज रात खेत की रखवाली करने से बच जाए। ऐसा ही सोचते सोचते वो अपने घर पहुँच गया। फिर शाम को अजय के पिताजी ने उससे कहा कि बेटा तुम आज खेत की रखवाली करने के लिए मत जाना। अजय को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने मन में बोला, आज भगवान ने मेरी सुन ली। फिर अगली सुबह अजय जब कुछ काम से जा रहा था तो उसके बाजू से बहुत तेज़ी से 2 बाइक वाले गुजरे। उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, अरे मरेगा क्या? फिर कुछ ही दूरी पे अजय ने देखा कि रेलवे क्रॉस लाइन, जिसे हम फाटक भी कहते हैं, उसके पास काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुई थी। जब अजय पास में जाकर देखा तो हैरान हो गया। उसने देखा कि वही 2 बाइक वालों की वहाँ पर मौत हो चुकी थी। ट्रेन से टकराकर दोनों बुरी तरह कट चुके थे। लेकिन अजय ने सोचा कि ये कोई घटना होगी, भला मेरे कहने से कोई कैसे मर सकता है। अजय अपने काम की तरफ चला गया। शाम को जब अजय अपने गांव आया तो उसने देखा कि गांव के सभी कुएं के पास भीड़ लगी हुई थी। अजय ने बोला, कहीं सभी कुएं का पानी गंदा तो नहीं हो गया? ऐसा कह के अजय अपने घर चला गया। अभी घर पर आके आराम ही कर रहा था कि उसकी मम्मी उसके पास आई और बोली, अजय जाके ज़रा दूसरे गांव से कुएं से पानी लेकर आ। जिस पर अजय ने कहा, क्यों मम्मी, हमारे गांव में इतने सारे कुएं हैं, उनको क्या हो गया? तो उसकी मम्मी ने बोला कि अचानक गांव के सभी कुएं का पानी पता नहीं कैसे गंदा आ रहा है। वो पानी लेने के लिए दूसरे गांव चला गया और मन में ये सोच रहा था कि आज वो जो भी बोल रहा है वो सच कैसे हो रहा है। फिर अजय को याद आया कि जब उसने ये लॉकेट पहना था तब से वो जो कुछ भी सोच रहा है या बोल रहा है वो सब सच हो रहा था। अजय ने बोला, चलो
इस लॉकेट को अब चेक करके देखता हूँ। अजय ने फिर इसके बाद में बोला कि उसके खेत में जो आम का बड़ा सा पेड़ है उस पर बहुत सारे आम अपने आप आ जाए, और ये कहकर वो खेत की तरफ जाने लगा। और जाते जाते ये सोच रहा था कि देखता हूँ पेड़ पर आम आए हैं या नहीं आए। फिर अजय को ख्याल आया अगर वो अभी खेत जाएगा तो उसके पिताजी उसे वहीं खेत में रुका लेंगे। फिर अजय ने बोला कल सुबह जाके देखूँगा, वैसे भी आज बहुत थक गया हूँ। ऐसा कहकर अजय पानी लेके अपने घर चला गया। रात को लगभग 4 बजे अजय को एक आवाज़ आई और उस आवाज़ से उसकी आँख खुल गई। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज़ किस चीज़ की है। अजय अपने बिस्तर से उठा और उस आवाज़ का पीछा करने लगा। वो आवाज़ अजय को घर के पीछे से आ रही थी। अजय उस आवाज़ का पीछा करते करते घर के पीछे चला गया, और जैसे ही वो घर के पीछे पहुंचा तो हैरान रह गया। वो आवाज़ एकदम से बंद हो गई। अजय वापस अपने बिस्तर पर आ गया और सो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर के पीछे पहुंचते साथ वो आवाज़ अपने आप कैसे बंद हो गई। सुबह जब अजय की आँख खुली तो उसके पिताजी उसके सामने खड़े थे। अजय बिस्तर से उठा और बोला, हाँ बोलिए पिताजी। तो अजय के पिताजी ने कहा, मेरे साथ चलो। अजय बिना कुछ पूछे अपने पिताजी के साथ चला गया। उसके पिताजी उसे खेत में आम के पेड़ के पास लेकर गए और बोले, ये देखो। अजय ने देखा आम के पेड़ पे बहुत सारे आम थे, जबकि आम का महीना ही नहीं था। अजय देखकर समझ गया कि ये लॉकेट कोई मामूली लॉकेट नहीं है। फिर अजय ने मन ही मन बोला कि ललित नाम का एक लड़का है गांव में, उसके दोनों हाथ टूट जाएं, क्योंकि उसने अजय को बहुत ज़्यादा परेशान किया था। कभी कभार वो उसे मारा भी करता था। अजय ऐसा मन में ही बोला और ललित को देखने चला गया। अजय कुछ देर बाद ललित के पास पहुंच गया। उसने देखा ललित बाइक पे बैठ के कहीं जा रहा था। अजय ने मन में बोला, अरे ये तो बिल्कुल ठीक है, और इसके दोनों हाथ भी ठीक है। फिर उसने अपने ही मन में सोचा कि शायद अब तक जो मेरे साथ हो रहा था वो एक कोइंसिडेंस था। इतने में अजय के पिताजी आए और अजय को डांट लगाई और कहा, सारा दिन ऐसे ही घूमता रहता है, कोई काम भी बराबर से नहीं करता, चल खेत में, बहुत काम है। फिर अजय अपने पिताजी के साथ खेत में काम करने चला गया। अजय जब काम कर ही रहा था तो उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अजय ने जब वो आवाज़ ध्यान से सुना तो वो आवाज़ कह रही थी, मुझे मेरी चीज़ वापस करो वरना जान से मारे जाऊंगे। अजय ने जैसी ही आवाज़ सुनी वो फ़ौरन अपने पिताजी के पास गया और उनसे कहने लगा, पिताजी क्या तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है जो मुझे सुनाई दे रही है? अजय के पिताजी ने कहा, मुझे मालूम है तू ये सब बहाने कर रहा है, चल जा, आज रात में भी तुझे खेत में ही आकर सोना है और खेत की रखवाली भी करना है। अजय निराश होकर घर चला गया। अजय घर जा ही रहा था कि अजय का एक दोस्त अजय के पास आया और कहने लगा कि ललित का एक्सीडेंट हो गया है और उसके दोनों हाथ टूट गए। ये सुन के अजय को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ और फिर अजय ललित को देखने के लिए चला गया। जब वो ललित के पास पहुंचा और ललित को देखा तो उसे समझ में आ गया कि ये सब इसी लॉकेट की वजह से हुआ है। अजय घर जाते ही उस लॉकेट को अपने गले से निकाल दिया और फिर जैसे ही उसने उस लॉकेट को निकाला तो एक आवाज़ आई। ये आवाज़ भी वही कह रही थी, मुझे मेरी चीज़ वापस करो वरना जान से मारे जाओगे। अजय वो आवाज़ सुन के डर गया और फ़ौरन उस लॉकेट को अपने गले में पहन लिया और मन में ही सोचने लगा, ये आवाज़ है किसकी और कौन है ये? फिर अजय ने डरते हुए कहा, कौन है? मेरे सामने आओ, मुझे डराने की कोशिश मत करो। लेकिन अजय को उस आवाज़ ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर अजय आराम करने अपने बिस्तर पे चला गया। अजय आराम कर ही रहा था कि अचानक अजय के रूम की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और ऑन ऑफ होते होते लाइट अपने आप फूट गई और एकदम से अजय को ठंडी लगने लगी। अजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी अजय को किसी ने आवाज़ लगाई। जैसे पीछे देखा
तो एक काला साया जिसका सर नहीं था वो अजय की खिड़की में खड़ा था और उसे देखकर वो डर के मारे कांपने लगा। कांपते हुए अजय ने उस काले साए से पूछा, कौन हो तुम? तो उस काले साए ने कहा, मुझे मेरी चीज़ वापस करो। जिसके बाद अजय ने कहा, कौन सी चीज़? तो उस काले साए ने कहा, वही चीज़ जो तुम अपने साथ लेके आए हो कुछ दिन पहले ही। अजय ने कहा, मैंने तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं लाई है। फिर उस काले साए ने अजय को हवा में उठाया और अपने साथ पुराने कब्रिस्तान के पास लेकर गया और फिर कहा, अब कुछ याद आया? तूने मेरी चीज़ यहीं से ले गया था। अजय को याद आ गया। अजय ने फ़ौरन अपने गले से वो लॉकेट निकाला और उस काले साए की तरफ फेंक दिया। उस काले साए ने अजय को ज़मीन पर पटक दिया और हवा में ही मानो एकदम से गायब हो गया। तब से लेकर आज तक अजय शायद ही अभी कोई अनोखी या अनजानी चीज़ रास्ते में से उठाई होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।